दोस्तों, मैं अली सर हिस्ट्री बाय अली सर चैनल पर आप लोगों के लिए इतिहास की एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, इतिहास को जानने की रुचि सभी में बनी होती है। और तो दोस्तों, आप लोगों की इसी रुचि को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज भारतीय इतिहास के प्रथम राष्ट्रीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया। पश्चिम में सीमाएं अफगानिस्तान तक, पूर्व में बांग्लादेश तक और दक्षिण में तमिल प्रदेशों को जीतकर एक अखंड भारत का निर्माण किया हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन्हीं की पूरी कहानी बताऊंगा, प्रारंभ से लेकर अंतिम क्षणों तक चंद्रगुप्त मौर्य किस प्रकार से संघर्ष करते रहे। दोस्तों, हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं। हम लोग देखते हैं इनके पिता राजगृह के अंदर मौर्य कबीले के प्रमुख हुआ करते थे, जिनका नाम सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य हुआ करता था। ये मौर्य कबीले के प्रमुख थे, एक युद्ध में मारे गए। जब ये युद्ध में मारे गए उस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता मूरा के गर्भ में थे। यह कहा जाता है कि जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनकी माता राजगृह छोड़ के पाटलिपुत्र आ गई। पाटलिपुत्र आई, पाटलिपुत्र में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 355 बीसी के आसपास हम लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य को उनके मामा ने एक गोपालक को भेज दिया, गोपालक ने एक शिकारी को भेज दिया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन दिन प्रतिदिन संघर्षों के साथ आगे हम लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आगे चल के बात करें, इनको ज्वाइन करेंगे इनके राजनीतिक गुरु कौन, तो कौटिल्य हम लोग बात करें। कौटिल्य पे थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें। कौटिल्य चाणक्य, क्योंकि कौटिल्य पे बात करना जरूरी है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जब तक अधूरे हैं जब तक कि हम लोग कौटिल्य को ना जान ले, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में कौटिल्य का ही सहयोग हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने एक शासक हुए मगध के घनानंद और दोनों के बीच में हम लोगों के विवाद की स्थिति देखने को मिलेगी। क्या हुआ तो हम लोग देखते हैं, तो एक बार सिकंदर ने आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा मतलब गांधार वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया। तो कौटिल्य जो कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के या तक्षशिला विश्वविद्यालय के उस समय प्रधानाचार्य हुआ करते थे, वो एक शक्तिशाली शासक उस समय, क्योंकि घनानंद था तो वो वहां से आएंगे मगध, और मगध घनानंद को राजधर्म समझाएंगे कि आप एक मिलिट्री बनाइए, एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिससे कि हम लोग सिकंदर से क्या कर सकें, सामना कर सकें। इधर घनानंद भोग विलास में लगा है, जनता पे खूब टैक्स आरोपित कर रहा है। तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जब वो कौटिल्य घनानंद को इस प्रकार की जब राजधर्म समझाएंगे तो घनानंद गुस्साइत होगा और कौटिल्य को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम करेगा। यहीं पर घनानंद के दरबार में कौटिल्य अर्थात चाणक्य प्रण लेंगे कि जब तक इस अहंकारी शासक को मैं गद्दी से नहीं हटा देता तब तक ये मेरी शिखा जो उनकी चोटी थी अब मैं बांधूंगा नहीं। इस प्रकार का प्रण लिया और घनानंद के दरबार से वो निकल गए। ये जो दरबार से निकले हैं इसी कहानी को मैं आगे चल के फिर से इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को घटना देख रही हूँ, मतलब कौटिल्य का प्रण ही चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में हम लोगों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। आगे चलकर इनके प्रारंभिक जीवन में और चर्चा करें हम लोग तो इनके धार्मिक गुरु हम लोगों को जैन धर्म के प्रधानाचार्य भद्रबाहु हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आगे चल के इनके प्रारंभिक जीवन में और एक चीज बताऊं आप लोगों को, तो इनके संबंध में जानकारी हम लोगों को कहां से मिलती है, तो एक मेगास्थनीज नामक एक विद्वान है, ठीक है। इनका दरबारी भी रहा चंद्रगुप्त मौर्य का मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा है। इसी के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन पर चर्चा की गई। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा रचित है, इससे भी इनके प्रारंभिक जीवन में हम लोगों को जानकारी या प्रकाश पड़ता हुआ दिखाई देता है। आगे चल के इनके प्रारंभिक जीवन में इनका राज्याभिषेक देख लें, 321 बीसी में इनका राज्याभिषेक होगा। इनके निधन की बात करें तो 297 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का हम लोगों को निधन होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अब बात करें हम लोग अखंड भारत की, वह चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अखंड भारत को बनाया। तो अखंड भारत किस प्रकार से बना, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को जीत के अखंड भारत बनाया। बात करें हम लोग इनकी विजयों की, तो सबसे पहले अहंकारी शासक घनानंद को सत्ता से हटाना था, यह प्रण था कौटिल्य का। अब कौटिल्य घनानंद का दरबार छोड़ के पाटलिपुत्र के अंदर से जा रहे हैं। इधर हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य शिकारी के यहाँ पलते हुए हम लोगों को आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। शिकारी के यहीं एक बार वो राजकिलम खेल खेल रहे होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य राजकिलम खेल में वो राजा की भूमिका निभाते थे और उनके जो दोस्त होते थे, ठीक है, वो एक सैनिक, सेनापति या फिर वो जो मिलिट्री होती है उसकी भूमिका।
यहीं पर कौटिल्य ने पहली बार देखा चंद्रगुप्त मौर्य को। बच्चा 19 साल 20 साल इस उम्र का बच्चा हम लोगों को देखने को मिलेगा। कौटिल्य पहली नजर में ही यहाँ पर भाप गए कि ये जो बंदा है या ये जो व्यक्ति है ये मेरे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। हम लोगों ने कहावत सुनी है ना, पूत के पांव पल्ले में। तो कौटिल्य बड़ा विद्वान था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर ये गुण देख चुका था कि ये मेरी महत्वाकांक्षा जो है कि घनानंद को पराजित करना है, तो ये यही बंदा ठीक है पूरी कर सकता है। तो ये कहा जाता है कि कौटिल्य ने 1000 पर्ण में चंद्रगुप्त मौर्य को उस शिकारी से खरीद लिया और अपने साथ तक्षशिला ले गए। तक्षशिला लेके गए, वहां पर शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य के द्वारा। अब क्योंकि कौटिल्य का अपमान हुआ था घनानंद के दरबार में, तो त्वरित एक सेना बनाएंगे कौटिल्य और तुरंत ये मगध पर आक्रमण कर देंगे। मगध पर 2 बार आक्रमण है। मगध पर पहला जो आक्रमण हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें ये असफल हो जाएंगे। असफलता का कारण सिर्फ ये रहेगा कि जल्दबाजी में कौटिल्य वहां गए, मिलिट्री बनाकर मगध पर आक्रमण कर दिया। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जल्दबाजी में किए गए कार्य बिगड़ते हैं। अब जब ये लोग घनानंद से पराजित हो गए मगध पर आक्रमण करके, तो ये इन दोनों लोग डिस्कस करते हैं, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य, कि क्यों ना हम लोगों का ओपिनियन जाने, पब्लिक ओपिनियन जाने कि वो इस युद्ध में जब हम लोग पराजित हुए तो लोगों की क्या राय है इस युद्ध को लेकर। तो वो पाटलिपुत्र के अंदर अलग अलग गांव जाते हैं भेष बदल कर। एक बार वो एक घर पहुंचते हैं। घर के अंदर वो क्या देखते हैं, घर के अंदर मतलब वो बाहर खड़े हैं, ठीक है। तो वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एक कहानी कि यहाँ पर, क्योंकि महावंश है, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, इसके अंदर इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। तो वो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर अंदर की तरफ, तो एक माँ अपने बच्चे को रोटी बना के खिला रही है। गर्मा गर्म रोटी उस माँ ने उतारी, ठीक है। बच्चे ने तुरंत बीज से तोड़कर उसको खा ली, तोड़ी तो बच्चे का हाथ जला। बच्चे का यहाँ पर हाथ जला तो उसकी माँ उसके बच्चे को कह रही है, और दोनों लोग बाहर से सुन रहे हैं। उस माँ उसके बच्चे को क्या कह रही है कि बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त ने की। तो बच्चा बड़े ही मृदु स्वभाव में, बड़े ही विनम्र स्वभाव में अपनी माँ से पूछ रहा है कि माँ मैंने क्या गलती की और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है और उन्होंने क्या गलती की। तो उसकी माँ उत्तर देते हुए कहती है उस बच्चे की कि बेटा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पहले बीच के भाग को जीतने का प्रयास किया, जो कि उसकी एक गलत नीति थी। उसको पहले आस पड़ोस के राज्यों को जीतना था, उसी के बाद उसने मगध पर आक्रमण करना था। महावंश लिखता है कि यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य को शिक्षा मिली। आगे चलकर वो इन लोगों ने सबसे पहले आस पड़ोस के राज्यों को जीता। सबसे पहले अब जीतने का कार्य जो प्रारंभ होगा वो पंजाब को जीता जाएगा। पंजाब में इस समय यूनानी में कौन शासक, तो यूडेमस को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने पराजित किया और यहाँ से एक बड़ी सेना का निर्माण। अब एक जस्टिन इतिहासकार है यूनानी, वो अपनी किताब के अंदर लिख रहा है कि अब जब ये पंजाब विजय कर रहे हैं दोनों लोग सीमांत आसपास के क्षेत्रों को जीतने में, तो यहाँ इन लोगों ने 6 लाख की सेना बनाई और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य की इस सेना को डाकुओं की सेना की संज्ञा दे रहा है कि इतनी भयंकर सेना। अब जब ये आसपास के क्षेत्रों को जीत लेंगे, इतनी भयंकर मिलिट्री बना लेंगे, ये मगध पर आक्रमण करेंगे। और जब मगध पर आक्रमण किया जाएगा तो घनानंद बड़ी आसानी से यहाँ पर हम लोगों को पराजित होता हुआ दिखाई दे जाएगा। घनानंद पराजित 321 बीसी में हम लोगों को चंद्रगुप्त मौर्य मगध की सत्ता पर आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये संघर्ष हम लोगों ने देखा सत्ता तक आने का। आगे के संघर्ष की बात करें, क्योंकि भारत का राजनीतिक एकीकरण पहली बार मौर्य काल में होगा और करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को, अखंड भारत बनाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी में हम लोग आगे देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी अखंड भारत को बनाने के क्रम में सौराष्ट्र को जीता। सौराष्ट्र को जीतकर वहां के लोगों की समस्या, पानी की समस्या का निराकरण करते हुए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आगे चलकर बात करें तो ये दक्षिण भारत पहुंचे। दक्षिण में तमिल प्रदेशों को भी इनके द्वारा जीता गया। ऐसी हमारे पास जानकारी कहां से है, तो 2 ग्रंथ हैं तमिल, अहानूर और पुरनानूर। उनमें उल्लेख किया गया कि एक चंद्र नामक शासक ने दक्षिण भारत के राज्यों को भी जीता था। तो सत्ता दक्षिण तक पहुंच गई चंद्रगुप्त मौर्य की। अब
इसी अखंड भारत के क्रम में सबसे महान विजय जो चंद्रगुप्त मौर्य की हम लोगों को देखने को मिलती है वो सेल्यूकस निकेटर से युद्ध, सिंधु नदी का युद्ध 305 बीसी में हुआ। और इस युद्ध इतना भयंकर हुआ कि जो सेल्यूकस निकेटर था वो बड़ी आसानी से हम लोगों को इसके अंदर पराजित होता हुआ दिखाई देगा। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य से अपमानजनक संधि करना पड़ेगी। अपमानजनक संधि तो क्या अपमानजनक संधि? तो सबसे पहले तो अफगानिस्तान, हम लोग कहते हैं ना अखंड भारत में अफगानिस्तान हमारा पार्ट था, तो अफगानिस्तान के इस समय सेल्यूकस निकेटर शासक, इस सेल्यूकस निकेटर का शासन अफगानिस्तान से लेकर सीरिया तक, सीरिया उसकी कैपिटल थी। अब देखो सेल्यूकस ने जब युद्ध किया सिंधु नदी का, इसमें जब वो पराजित हो रहा है तो उसे एक अपमानजनक संधि करनी पड़ रही है। कैसी संधि करना पड़ रही है? तो अपमानजनक संधि। और अपमानजनक संधि में अफगानिस्तान के 4 क्षेत्र ले लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन से? एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेनिसदे। इसको वर्तमान में हेरात, काबुल, कंदार और बलूच क्षेत्र वर्तमान में कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस संधि के तहत अफगानिस्तान के 4 बड़े क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर से छीने। दूसरी चीज, जो सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, उससे विवाह कर लिया। तीसरी चीज, सेल्यूकस निकेटर के पास एक मेगास्थनीस करके एक दार्शनिक थे, वो भी इस संधि के तहत अपने पास मंगवा लिए। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक अखंड भारत का निर्माण किया और अपने तमाम जो शत्रु थे उनको कहीं ना कहीं रोंदते हुए। अब चंद्रगुप्त मौर्य का एक बड़ा लंबा समय युद्ध और संघर्षों से बीता। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे तो वो जैन धर्म के हम लोगों को अनुयायी बनते हुए दिखाई देंगे। यहीं पर इनके धार्मिक गुरु भद्रबाहु की एंट्री होती है। भद्रबाहु के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब इनके संपर्क में आए तो पूरी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य पे भद्रबाहु का ही हम लोगों को प्रभाव देखने को मिलेगा। जैन धर्म के अनुयायी बन गए, इसीलिए जैन धर्म को संरक्षित भी करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और प्रथम जैन संगति का आयोजन कराते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे पाटलिपुत्र के अंदर। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपना पूरा साम्राज्य अपने बड़े पुत्र बिंदुसार को सौंपकर कर्नाटक की श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों में जाकर अपने प्राण त्याग दिए संलेखना पद्धति के द्वारा। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य का उदय हम लोगों ने देखा और अंत भी हम लोगों ने देखा। मौर्य साम्राज्य के इस सीरीज में अगला जो हम लोगों की क्लास होगी वो अशोक पे होगी। चंद्रगुप्त में आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो इतिहास की कहानी सुनी अली सर की जुबानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अब आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट हो सके तो आप लोग कमेंट भी करें। तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।